अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिजाज़ी डिजिटल नेटवर्क। मैं बदर आजकल प्रोटोकॉल की बड़ी बात गश्त है। ज़ाती हिफाजत की आड़ में दर्जनों गाड़ियाँ और सिक्योरिटी एहलकार देखने को मिलते हैं। आइए इस मौजू पे बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी अज़हर हिजाज़ी से। जी हिजाज़ी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोटोकॉल क्या है और इसका थोड़ा सा अगर आप तारीखी पस मंज़र बयान कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। जी, थैंक यू ब्रदर। जहाँ तक प्रोटोकॉल के लफ्ज़ी मानी का ताल्लुक है, तो इसका मतलब होता है असूल व ज़वाबित, यानी ऐसे कवानीन व ज़वाबित जो किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए मुतय्यन किए जाते हैं। जहाँ तक किसी माशरे या मुल्क में प्रोटोकॉल का ताल्लुक है, तो इसका मतलब होता है मुल्क में आला ओहदों पर तय्युनात अफराद की हिफाजत का बंदोबस्त करना या उनको सिक्योरिटी फराहम करना। जहाँ तक आपने बात की इसकी तारीखी पस मंज़र की, तो माज़ी में प्रोटोकॉल का इस्तेमाल फ़र्द वाहिद या कुछ अफराद का गिरोह आम आवाम में एहसास बरतरी को जताने जी। और आवाम में अपना रोब व दबदबा कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसकी मिसाल हमें 17वीं सदी ईस्वी में एक ख़त्ती सल्तनत में मिलती है कि जहाँ के बादशाह को मैसेडी नाम का एक जो ग्रुप है वो प्रोटोकॉल फ़राहम करता था। और ये जो ग्रुप है ये 12 अफराद पे मुश्तमिल था। इनके हाथ में बड़ी-बड़ी तलवारें होती थीं और ये बादशाह के आगे-पीछे फिरते थे ताकि जो आम आवाम हैं वो बादशाह के करीब ना आ सकें, और दूसरा मकसद ये था रोब व दबदबा कायम हो। जी। इसकी दूसरी मिसाल आपको 16वीं सदी में मिलती है, और 16वीं सदी ईस्वी में जो फ़िरऔन जो है वो किसी एक ख़ास बंदे का नाम नहीं था, बल्कि मिस्र पे जो भी बादशाह हुकूमत करता था उसको फ़िरऔन कहते थे, और जितने भी फ़राईने मिस्र हैं सभी हैकल पहलवान बादशाह के प्रोटोकॉल के लिए लाया जाता था। फिर एक और आपको मिसाल दें कि 13वीं सदी ईस्वी में दिल्ली पर एक सुल्तान तख्त नशीन हुए जिनका नाम था सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने अपने लिए 2 कवि हैकल जो बड़ी जसामत वाले पहलवान मंगाए जिनके हाथ में तलवारें थीं, और ये बादशाह के आगे-पीछे फिरते थे। इनका मकसद भी यही था कि एक तो ये कि आम आदमी जो है वो बादशाह तक पहुँचने ना पाए, और दूसरा कि आवाम पर बादशाह का रोब व दबदबा कायम रहे। डर और एक खौफ की जी, फिजा कायम डर और करने के खौफ लिए। की फ़ज़ा कायम रखने जी। के लिए। इसके अलावा आवाम की फ़लाह व बहबूद के हवाले से उन लोगों का कोई ख़ास मकसद नहीं था। यूँ माज़ी में अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल का अवाम को कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि सिर्फ़ बादशाहाने वक़्त अहले इक़्तिदार का अवाम पे रोब व दबदबा कायम रखने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैं समझता हूँ कि जो अभी हमने माज़ी की मिसालें दी हैं उसमें और जो वतन अज़ीज़ में प्रोटोकॉल की सूरत हाल है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे भी प्रोटोकॉल में आम जो आदमी है, जो आम शहरी है, उसको धेले का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये टैक्स का ज़िया, पैसे का ज़िया, वक़्त का ज़िया, और हमारे बहुत से ऐसे जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, जो प्रोटोकॉल पे तैनात होते हैं, उनसे कोई और काम लिया जा सकता है। तो ये भी एक तरह का रोब व दबदबा और अपनी जो दहशत है, वो और अपना रोब व दबदबा कायम रखने की भी एक नाकाम कोशिश इसको कहा जाता है। और वैसे भी ये बात समझ में नहीं आती कि दर्जनों गाड़ियों का काफ़िला, आलीशान घर इसका हिफ़ाज़त से या इसके अवाम के फलाह से क्या ताल्लुक बनता है, इसकी हमें कोई समझ नहीं आती। इसके अलावा हमारी एक बदकिस्मती और भी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, उसको भी ये ख़्वाहिश होती है कि प्रोटोकॉल के ये लिए 1-2 गाड़ियाँ, 3-4 गार्ड्स, मुसल्लह अफ़राद, जत्थे, ज़ाती अना की तस्कीन और एक झूठी शान-ओ-शौकत के अलावा कोई और ख़ास यानी मकसद नहीं नुमाइश है। की जाती है अपने जी, स्टेटस की। बिल्कुल आप समझते हैं स्टेटस कि की नुमाइश का एक ज़रिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एयरपोर्ट पे भी अक्सर औक़ात देखा गया है कि जो एलीट क्लास आती है, वीवीआईपीज़ की मूवमेंट्स जो होती हैं एयरपोर्ट पे जब आती है उनकी फैमिली, उनको भी ख़ास किस्म का क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है? एयरपोर्ट पे भी जिस तरह के रोड्स में होता है, एयरपोर्ट पे भी वैसा ही होता है। आम आदमी को बेचारे को वॉक थ्रू गेट से गुज़रना पड़ता है। लेकिन जो एलीट क्लास है और हमारा जो पावर में तबका होता है, वो उसको इस तरह के चीज़ों से नहीं गुज़रना पड़ता। क्या आप समझते हैं कि प्रोटोकॉल रोब, दबदबा और अपनी एहसास बरतरी ज़ाहिर करने का एक ज़रिया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसी हद तक हमारे मुल्क में भी प्रोटोकॉल रोब-ओ-दबदबे के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे आम आदमी की फलाह व बहबूद का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में भी प्रोटोकॉल का एक नशा हो गया है जी, लोगों बिल्कुल को। ऐसा ही। प्रोटोकॉल की वज़ह से ज़राए आमदरफ़्त में किस किस्म की मुश्किलात देखने में आती हैं आपके नज़दीक? प्रोटोकॉल भी आम आदमी की ज़िंदगी पे तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है ये, और वो इस तरह के आम आदमी ने दफ़्तर में जाना होगा, तो एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुँचना है। बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि प्रोटोकॉल की वजह से
کوئی ایمبولینس کو راستہ نہ ملا، اس میں مریض جو موجود تھا اس کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ اس کے علاوہ زچگی میں جو خواتین ہوتی ہیں انہوں نے ہسپتال پہنچنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو حاملہ خاتون کی وفات ہوگی اس پروٹوکول کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ آج کل تو پھر جیمر لگا دیے جاتے ہیں، موبائل سروس جو ہے وہ آپ کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو بہت ساری مسائل پیش آتے ہیں۔ پھر جب وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ سڑک کو بند کر دیا جاتا ہے، ادھر کی ٹریفک ادھر کھڑی ہے، ادھر کی ادھر کھڑی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بات ایسی سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جی اگر میں آپ کی بات کرتی ہوں، واقعی ایسا دیکھنے میں ہے کہ آدھا گھنٹے کے بجائے وہ گھنٹے پہ بھی وہ انتظار جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یہ آپ جس وقت کی مثال دے اور رہی بالکل افراد اس جو ہے وقت وہ ایسا عام تھا۔ سر پہ اگر مغربی ممالک میں پروٹوکول کی بات کی جائے اور پاکستان میں پروٹوکول کی بات کی جائے تو ان دونوں کا جب موازنہ کیا جائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ترقی یافتہ اقوام ہیں اور ہم ٹھہرے پسماندہ، اور وہ دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں اور ہم ٹھہرے غلام۔ ہم تو خود مانتے ہیں نا کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ کہاں زمین اور کہاں آسمان سے اس کا جو موازنہ کرنا وہ کسی حد تک بھی درست نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک کے صدر وزیر اعظم کا سائیکل پہ سوار ہو کے اپنے آفس جانا، وہاں کا جو وزیر مشیر ہے وہ خود ٹرین کے ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں لگتا ہے، اپنا سامان وہ خود اٹھاتا ہے۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ واقعی وہ جو لوگ ہیں وہ ہم سے اخلاقی اعتبار سے بہت حد تک آگے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی حکمران طبقے کی بات کریں یا صاحبان اقتدار کی بات کریں یا ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو اپنی وہ کہیں اگر نجی تقریبات میں بھی جاتے ہیں تو ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ عام لوگ یا عام آدمی کے لیے وہ درد سر بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو گیا ہے، اور ایک خوف کی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم جب وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور جو ہمارے پروٹوکول پہ متعین جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جو وفاداری ہے ارباب اختیار کے ساتھ وہ بھی خوب نبھاتے ہیں۔ 15 کی بات ہے، میں سنگاپور میں تھا، ہم دو دوست واک کر رہے تھے تو مجھے اس نے کہا کہ وہ سامنے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ سنگاپور کا وزیر اعظم ہے۔ آپ بلیو کیجئے گا کہ آس پاس کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ اس کا جواز بنانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے جی وہ حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں ہیں، یہ ضرورت ہو گئی، وہ ضرورت ہو گئی۔ خدا نخواستہ آپ مار دیے جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی اتنی پیاری ہے تو آپ کو عام آدمی کی زندگی اتنی پیاری نہیں ہے؟ آپ اچھی پالیسیز کیوں نہیں بناتے؟ آپ لوگوں کو حفاظتی پروٹوکول کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس کا مقصد ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، آپ کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے حکمران اپنی قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص نہ ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ممالک میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی اس سلسلے میں کیسی اصلاحات کی جائیں؟ سمپلی بتاؤں آپ کو، جی جی اگر ہم یہاں سے ٹھیک ہو جائیں، ایمان اور ارادے سے یہ طے کر لیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، سچی بات یہ ہے ہماری نیت ٹھیک نہیں، اور اگر یہ لوگ یہ ایسا کرنا چاہیں اور اگر ایسا جو قانون سازی ہے وہ وطن عزیز میں ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو درد سر ہے عوام پہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔